बैटल्स ऑफ रीइंकार्नेशन की एपिसोड 12 की शुरुआत ईविल आइंस्टाइन से होती है, जो कि न्यूटन के द्वारा रिटर्नर आइंस्टाइन को जकड़ लेती है। ईविल आइंस्टाइन वादा करती है कि वो उन लोगों को नाइटिंगेल की एग्जैक्ट लोकेशन बताएगी, मगर उससे पहले उन लोगों को उस पर सिर्फ एक वार करके दिखाना होगा। अचानक से वो जमीन पर एक जोर का धमाका करती है और रिटर्नर आइंस्टाइन से पहले वो द फ्लोटिंग वीड के ग्रुप मेंबर्स को निपटाने जाती हैं, जो कि ओरिजिनली आइंस्टाइन के ग्रुप से लड़ने आए होते हैं फॉर पर्सनल रीजंस। वो लोग नित नई चालें चलाते हैं, जैसे कि स्नीक अटैक एंड ब्रिक वॉल, बट ईविल आइंस्टाइन उन सब अटैक से बच निकलती है क्योंकि उसमें उड़ने की शक्ति होती है और वो उन लोगों से इन जनरली ज्यादा पावरफुल होती है, ऐसा वो घमंड रखती है। आखिरकार द फ्लोटिंग वीड का एक मेंबर आगे आकर क्लस्टर बॉम्ब्स रिलीज करता है, मगर इस अटैक से उसका अपना ग्रुप ही घायल हो जाता है। ईविल आइंस्टाइन लड़ाई के दौरान उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स नोट करती रहती है, जिसके बाद वो उनके मेन लीडर मेस्मर पर अटैक करती है। वो उसका गला काट देती है, मगर वो काट खुद ही हील हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये हीलिंग पावर आइंस्टाइन के ग्रुप मेंबर हेनरी ने यूज की है उसे बचाने के लिए। ये करते ही हेनरी ईविल आइंस्टाइन की नजरों में आ जाती है, क्योंकि वो बताती है कि ऐसी हीलिंग पावर्स नाइटिंगेल के पास भी हैं, जो कि सब रोग रिटर्नर्स को लीड करती है। रिटर्नर आइंस्टाइन सोचती है कि शायद ईविल आइंस्टाइन ने मेस्मर पर जान के अटैक किया है ताकि वो हेनरी का टैलेंट कंफर्म कर सके। इसी के साथ रिटर्नर आइंस्टाइन हेनरी के कपड़ों पर लगा खून देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि हेनरी ने अभी तक लड़ाई लड़ी ही नहीं, तो फिर ये खून कैसा। यहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी किसी को भी हील नहीं कर सकती, मगर उनकी चोट अपनी बॉडी पर ट्रांसफर कर लेती है, जिसकी वजह से उसके कपड़ों पर लगे खून की समझ लगती है। ईविल आइंस्टाइन बहुत ही भयानक स्माइल देती है और अनाउंस करती है कि वो देखना चाहती है कि हेनरी कब तक लोगों की चोटें अपने पर ले सकती है और क्या उसकी मौत वाकया हो सकती है कि अगर वो बहुत सारी चोटें अपने पर ले ले। वो ये भी देखना चाहती है कि हेनरी को अगर डायरेक्ट अटैक करो तो उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। मेस्मर एकदम अपने ग्रुप मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि हेनरी को प्रोटेक्ट करें और वक्ती तौर पर आइंस्टाइन की साइड लेता है टू एलिमिनेट अ ग्रेटर एनिमी। ये सुनते ही ईविल आइंस्टाइन पागलों की तरह हंसने लगती है और एक बार फिर घमंड में आकर बोलती है कि उसने इन सब की चालें देख ली हैं लड़ाई के दौरान और वो सिर्फ पैथेटिक लूजर्स हैं जो कि डिफेंस स्ट्रेटजीज यूज करते हैं और उनमें फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल वो उनके साथ वार्म अप ही कर रही थी। अब वो उन्हें आखिरी शब्द बोलने का कहती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिसमें द फ्लोटिंग वीड के सब मेंबर्स और हेनरी लोग भी मर जाते हैं। रिटर्नर आइंस्टाइन एकदम बेबस होकर जमीन पर गिर जाती है। यहाँ ईविल आइंस्टाइन उसे पूछती है कि क्या उसने उसकी ताकत का जलवा देखा। अब तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो एक लूजर है और ईविल आइंस्टाइन ही असली आइंस्टाइन है। दूसरी तरफ हमें कीताजुका और योशिकी दिखाई देते हैं, जो कि दूर से ही खड़े आइंस्टाइन के अटैक्स को देख रहे होते हैं। योशिकी परेशान होकर कीताजुका को कहता है कि आइंस्टाइन लोगों को वापस बुला लें, यानी कि जंग में रिट्रीट कर लें, मगर कीताजुका ऐसा नहीं चाहता। उसे लगता है कि जितना ज्यादा ईविल आइंस्टाइन उन लोगों पर अटैक करेगी, उतना ही उन लोगों को उसके बारे में जानने को मिलेगा। अब कीताजुका ने ये भी भांप लिया है कि ईविल आइंस्टाइन रिटर्नर आइंस्टाइन को कत्ल नहीं करना चाहती, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि वो लोग जंग में जाके सीज फायर करेंगे और ईविल आइंस्टाइन के साथ नेगोशिएट करेंगे। इतनी देर बैटलफील्ड में ईविल आइंस्टाइन रिटर्नर आइंस्टाइन के सर पर पांव रखकर डोमिनेशन एक्सर्ट करती है और न्यूटन को उसकी टांग तोड़ने का बोलती है। न्यूटन एक एप्पल बॉम्ब से उसकी टांग तोड़ता है, जिससे उसकी चीखें 7वें आसमान में जाती हैं, मगर फिर भी वो एक्ट करती है कि उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। अब वो लोग उसकी बाजू भी तोड़ने लगते हैं, मगर उससे पहले उन पर एक स्मोक बॉम्ब गिरता है, जिससे धुंध छा जाती है। न्यूटन एकदम से ईविल आइंस्टाइन को पकड़कर प्रोटेक्ट करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्मोक बॉम्ब कीताजुका और उसकी टीम ने फेंका है। वो लोग ईविल आइंस्टाइन पर अटैक करते हैं स्मोक का फायदा उठाते हुए, मगर न्यूटन उसे बचा लेता है और एक एप्पल बॉम्ब फेंककर स्मोक क्लियर कर लेता है। आइंस्टाइन पर गोलियां चलती है, मगर वो अपनी जुबान दिखाकर पोर्टल ओपन करती है और खुद उस पोर्टल के पीछे छुप जाती है। वो गुस्से में न्यूटन को ऑर्डर देती है सबको निपटाने का। दूसरी तरफ योशिकी और उसका स्नाइपर दूर से ही ये सब देखकर घबरा जाते हैं। कीताजुका 2-3 और स्मोक बॉम्ब्स फेंकता है ईविल आइंस्टाइन को कंफ्यूज करने के लिए, जिसके दौरान योशिकी उसे गुस्से में कांटेक्ट करता है और पूछता है कि सीज फायर का बोलकर दुश्मनों पर सीधा हमला क्यों बोल रहे हो। योशिकी उसे ये सब बंद करने को बोलता है, मगर उतने में ही स्मोक क्लियर होती है और ईविल आइंस्टाइन गुस्से में आकर कीताजुका को बोलती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उस पर 2 अटैक्स करने की। कीताजुका को रियलाइज हो जाता है कि अब नेगोशिएशंस भाड़ में गई, उसने ईविल आइंस्टाइन को भड़का दिया है, अब ये इन लोगों की नहीं सुनने वाली। उतने में ही ब्लैक एज यूनिट के 2 एजेंट सामने आते हैं और कीताजुका को सजेस्ट करते हैं कि वो उन लोगों को आइंस्टाइन से लड़ने दे, ताकि वो लोग अपने नए ब्रांच पावर्ड योडोमी सूट्स को टेस्ट कर सकें। कीताजुका उन्हें ध्यान रखने को बोलता है कि कहीं वो लोग ईविल आइंस्टाइन को उकसा कर वो लोग अपने आप को मरवा ना दे। अब सीन्स जूबी की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो कि अपने उल्लू के पांव पर एक लेटर बांधकर उसे उड़ा देती है। वो फिलहाल जंगल के बीचों बीच हमारे लीड सेंजी को ट्रेन कर रही है 3 दिन से, ताकि वो हाइतो का सामना कर सके। अभी भी सेंजी जूबी के साथ अपने डुएल की तैयारी पकड़ रहा है। यहाँ जूबी सेंजी को कुछ एडवाइस देती है हाइतो से लड़ने की। उसे मालूम है कि सेंजी
जूस और हाइतो जैसी तलवार अभी भी नहीं चला सकता, मगर उसे यकीन है कि सेंजी धोखा अच्छे से दे सकता है और हाथ की सफाई भी, इसलिए वो उसे सब्र और डिसेप्शन से काम लेने का बोलती है। अब वो सेंजी को हाउरी कोट देती है जो कि उसने खुद सिला होता है इन पिछले 3 दिनों में। जूबी उसे बताती है कि उसने कोट में एक लेटर छुपाया हुआ है जो वो सिर्फ लड़ाई लड़ने के बाद ही पढ़ सकता है, उससे पहले नहीं। अब जूबी उसे अपनी तलवार भी देती है और उस पर गर्व के साथ उसे हाइतो से लड़ने भेजती है। यही एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें जूबी और सेंजी लड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सेंजी उसकी पावर्स लेने से इनकार कर रहा होता है और चाहता है कि वो हाइतो से अपनी पावर्स के साथ लड़े, चीटिंग किए बिना ही। हाँ, मगर वो जूबी से सिर्फ उसकी आंखों की पावर्स मांगता है। यहाँ वो उसे पूछता है कि क्या तलवारबाजी उसने पहले ही सीखी हुई थी या अपना टैलेंट जगाने के बाद ये स्किल उसे मिली। इसका जवाब वो खुद ही देता है, ये बोलते हुए कि जिस तरीके और जोर से जूबी अपनी तलवार चलाती है वो एक आम इंसान कभी नहीं कर सकता। यानी ये बात कंफर्म है कि तलवारबाजी जूबी को उसके रीइंकार्नेशन टैलेंट के तौर पर मिली है। जूबी अपनी टेक्निक्स को फर्दर एक्सप्लेन करती है और उन्हें सेंजी को ऑफर करती है जो कि एक हाथ पर कट डालने से उसमें ट्रांसफर हो जाएंगी, मगर सेंजी मना कर देता है, ये बोलते हुए कि जिस पावर को हासिल करने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दी वो टैलेंट सेंजी उससे नहीं छीन सकता। यहाँ जूबी को ये भी याद आता है कि सेंजी ने यंग जू जैसे चालू बंदे का टैलेंट रिफ्यूज कर दिया था, तो इसका टैलेंट कैसे लेगा वो। अब सब बातों के बाद जूबी सेंजी को उस डोजो के बाहर छोड़ देती है जहाँ हाइतो को उन्होंने पिछली एपिसोड में लॉक किया था। अब सेंजी फाइनली हाइतो का सामना करता है और उसे डुएल के लिए चैलेंज करता है। हाइतो को उसकी समझ नहीं लगती और उसे गुस्सा आता है ये देखकर कि सेंजी ने उसके दुश्मन जूबी की तलवार उठाई हुई है। वो उसे वार्न करती है कि यहाँ से चला जाए क्योंकि उसके डुएल में मौत वाक़या होने तक लड़ाई चलती है, मगर सेंजी उसे दोबारा बोलता है कि वो उसे यहाँ हराने आया है। ये सुनकर हाइतो का डीमन ऑफेंड हो जाता है और उसे डुएल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब सबसे पहले सेंजी अपने ब्लेड को निकालकर अपने आप को कट करता है जिससे जूबी की आंख वाली पावर्स उसमें आ जाती हैं, यानी कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो हाइतो का हर अटैक गौर से देख सके। जूबी भी अब डोजो के बाहर बैठ जाती है उनकी लड़ाई विटनेस करने के लिए। जब उनकी लड़ाई स्टार्ट होती है तो वो दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी तलवार तान देते हैं, मगर साथ ही सेंजी अपनी तलवार को उसकी शीद में डाल देता है, यानी मेयान में। हाइतो बोलती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सेंजी उसे जवाब में बोलता है कि वो इस लायक नहीं है कि उसे तलवार से लड़ा जा सके, क्योंकि जापान में स्वॉर्ड फाइटिंग को बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है। यहाँ वो उसे ये ताना भी देता है कि जो उसने मियामोटो मुसाशी का टैलेंट अपने अंदर जागृत किया है वो उसके लायक भी नहीं है। यहाँ हमें सेंजी की ट्रेनिंग की झलक नजर आती है जिसमें जूबी ने ही उसे कहा होता है कि लड़ाई के शुरू में अपनी तलवार को शीद में वापस डाल लेना, क्योंकि उनका गोल हाइतो को मारना नहीं है बल्कि उसके वार झेलना है तब तक जब तक उन्हें एक ओपनिंग न मिले। ओपनिंग मिलते ही उन्हें एक ही अटैक से उसे हराना है। जूबी उसे ये भी बताती है कि पहले हाइतो की ब्लैक सेंटीपीड फॉर्म सेंजी को टेस्ट करेगी कि क्या वो डुएल टू डेथ के लायक भी है या नहीं। जूबी सेंजी को मजीद डिफेंस की टिप्स देती है और कहती है कि अपनी तलवार तब ही चलाना जब वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स यूज करे और जितना हो सके उतना उससे उकसाए डुएल के दौरान। अब जब सेंजी और हाइतो के बीच डुएल स्टार्ट होता है, हाइतो अपनी दोनों स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करती है, 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट। पहली ही वार में सेंजी के चेहरे पर कट पड़ जाता है, मगर सेंजी सिर्फ जूबी की बताई हुई बातों पर अमल करके हाइतो से बचता है और पीछे होता जाता है। जल्द ही हाइतो 6 ह्यूड कॉर्प्स स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती है, मगर सेंजी ब्लॉक कर लेता है अटैक को। गुस्से में आकर हाइतो इन्फिनिट डेथ स्ट्रोक स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करती है। अचानक से बहुत सारी स्वॉर्ड सेंजी पर हमला करती है जिससे हाइतो को लगता है कि वो पैरालाइज हो जाएगा, मगर सेंजी उन स्वॉर्ड्स के बीच में से अपना हाथ निकालकर हाइतो को पकड़ने की कोशिश करता है जिससे स्वॉर्ड्स गायब हो जाती हैं और वो हैरान रह जाती है। यहाँ एक और पास की झलक में हमें दिखाया जाता है कि जूबी सेंजी को बताती है कि हाइतो के इन्फिनिट डेथ स्ट्रोक को रोकने का कोई तरीका नहीं है, लिहाजा वो सेंजी को डेथ से डिसेंसिटाइज करेगी उससे बार बार कत्ल करके, क्योंकि वो लोग अब दोबारा मार नहीं सकते क्योंकि उन लोगों का अपना टैलेंट जागृत हो चुका हुआ है। यही वजह है कि अब सेंजी मेंटली स्ट्रांग हो जाता है और उस अटैक में मरने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा जूबी की बताई हुई चाल से उसे उकसाने लगता है जिससे उनकी लड़ाई सीरियस हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।